आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 8, ठीक है, राशियों की तुलना है, कक्षा 8 का चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि क्या है राशियों की तुलना के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग जो है वो डालते हैं नंबर 1 पर, ठीक है। आपको भी साथ साथ में इसको उतारना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, आपको भी इसको साथ साथ में उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला जो है यहाँ पर सबसे पहले अनुपात, क्या यहाँ पे अनुपात, अनुपात और प्रतिशत, अनुपात और प्रतिशत का स्मरण, ये थोड़ा सा आपको याद होना जरूरी है कि अनुपात क्या है और प्रतिशत क्या है, इसका थोड़ा सा आपको याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि अनुपात का अर्थ क्या होता है। अनुपात का अर्थ, अगर बात करें अनुपात के अर्थ की, तो अनुपात का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो यहां पे देखो, अनुपात का अर्थ होता है कि दो मात्राओं की तुलना करना। क्या होता है, दो मात्राओं की तुलना करना, ये होता है अनुपात का अर्थ। और इसका अगर चिन्ह की बात करें, अनुपात का जो चिन्ह होता है उसकी अगर हम बात करें, तो अनुपात का जो चिन्ह होता है वो होता है आपके यहां पर इस तरह का, इस तरह का चिन्ह होता है, दो बिंदी के रूप में इसका एक क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। तो कैसे, अब मात्राओं की तुलना कैसे, मात्राओं की तुलना कैसे, तो माना मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देता हूं। माना एक टोकरी है, टोकरी में, ठीक है, दो प्रकार के फल है, ठीक है, दो प्रकार के फल है, जिसमें 20 सेब है और 5 आम है। दो प्रकार के फल में 20 सेब है और 5 आम है। अगर आपको बोल दे कि आम का सेब की संख्या से अनुपात ज्ञात करो, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि आम की संख्या का, जो आम है, आम की संख्या का सेब की संख्या का, किसका, आम की संख्या का जो है सेब की संख्या का, आम की संख्या का सेब की संख्या का अनुपात से ज्ञात करो, से अनुपात ज्ञात करो। तो पहले क्या पूछा आपको कि पहला पूछा है कि आम की संख्या का, किसका पूछा है, आम की संख्या का, किससे पूछा है, सेब की संख्या से। तो जो पहले पूछता है उसको आपको अंश में रखना है, यानी आम आपको अंश में, जिसका पूछा है उसको ऊपर, और किससे पूछा है, सेब की, तो उसको रखना है नीचे। अब यहाँ पे आम कितने हैं टोटल 5 और सेब कितने हैं 20, काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 1/4। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1:4, यानी आम की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह आपको पता हो गया, अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, आप अनुपात के क्वेश्चन है, कैसे, जैसे अनुपात के क्वेश्चन, ये अनुपात है, ठीक है, अनुपात है 3:5, 9:, कितने हो गए यहाँ पे 9:4,
2:10, ठीक है, 3:20। अब अनुपात का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, जैसे 3:5 है तो इसको आप 3/5 भी लिख सकते हो। 9/4 है, मतलब 9:4 है, इसको आप 9/4 भी लिख सकते हो। 2:10 है तो इसको आप 2/10 भी लिख सकते हो। 3/20 भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा अनुपात में याद रखना है। अब बात कर रहे हैं अनुपात और प्रतिशत में, कि पहला जो है इसमें कि अनुपात, जो अनुपात होता है, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। जो अनुपात होता है उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3:5 है। कितना है? 3:5 है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? तो 3/5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप को कह दे कि अनुपात को किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या कर दो, जो भिन्न के रूप में जो प्राप्त हुआ उसको क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यानी 3:5 था, उसको हमने 3/5 के रूप में लिख दिया, और जब आप इसको 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये किसके रूप में आ जाएगा? प्रतिशत के रूप में। अब ये अनुपात नहीं कहलाएगा। 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 0, यानी 3 × 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60%। कितना हो गया यहाँ पे? ये 60% हो गया। एक और देख लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 2:10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं ना। 2:10 है तो 2/10 लिख सकते हैं, और इसको 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये 0 से 0 कट गया, पीछे क्या बचा? 2 × 10, यानी कितना प्रतिशत? 20%, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 20%। इस तरह आपको क्या करना है, जो अनुपात है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा जो आता है, क्या आता है कि जो प्रतिशत है, क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत को अनुपात में बदलना। प्रतिशत को अनुपात में बदलना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो प्रतिशत होता है, अगर उसको अनुपात में बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको जो प्रतिशत होता है उसमें 100 का क्या देना पड़ेगा? आपको भाग देना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे यही ले लेते हैं हम, 60% है, तो 60% को आपको क्या करना है? अनुपात में बदलना है, तो क्या कर दो, इसमें 100 का लगा दो आप भाग, ठीक है। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 6/10। अब 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, और 10 में दिया 2 का भाग 5 बार, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 3:5। ये आ गया ना वापस। देखो, जब 60% को हमने अनुपात में बदला तो ये 3:5 आ गया। दूसरा और देख लीजिए यहाँ पे, क्या है? 20%। 20% को क्या करना है? वो ही आपको अनुपात में बदलना है। क्या करना है? 20% को अनुपात में बदलना है, तो क्या कर दो, 20 में 100 का लगा दो भाग, ठीक है। 20 से कम 20, और ये कितनी बार गया? या 0 से 0 काट दो आप, 0 से 0 कट गया 1, तो ऊपर बचा 2 और नीचे 10, तो वापस कितना आ गया? 2:10 आ गया ना। ये और भी सरल हो सकता है, 1/5। क्या हो सकता है? 1:5, ठीक है ना। ये तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो आपको 100 से गुणा लगा कर देना है, और जब आपको प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए बोले तो आपको क्या लगा देना है? 100 का भाग लगा देना है। ये तो था अनुपात और प्रतिशत के मध्य कुछ याद करने योग्य बातें। अब हम करेंगे यहाँ पर आपके सामने
वृद्धि प्रतिशत और कमी, ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। बट्टा, बट्टा क्या होता है? सबसे अगला जो दूसरा टॉपिक है आपके यहाँ पे, बट्टा। बट्टा क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। बट्टा क्या होता है? देखो यहाँ पे बट्टा किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। अब कोई भी अगर वस्तु है उस पर जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु है, ठीक है, ठीक है, ये एक पैकेट है वस्तु का और इस पे मूल्य दे रखा है जिसे हम एमआरपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआरपी। और उस पे है जैसे मान लीजिए 100 रुपये। कितने रुपए हैं? एमआरपी 100 रुपये है। इस वस्तु पर कितना रुपये एमआरपी है? 100 रुपये एमआरपी है। तो ये वस्तु हो गई, इस पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 100 रुपये दे रखा है। और अगर इसमें भी आपको छूट दी जाती है तो वो जो छूट है वो आपके क्या कहलाती है? बट्टा कहलाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट्टा कहलाती है। तो अब देखो, जैसे माना मैंने यहाँ पर क्या दी कि इसको मैंने 70 रुपये में बेचा। इस पे देखो क्या क्या है आपके यहाँ पे दे रखा है, एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दे रखा आपके 100 रुपये। इस पर कितना दे रखा है? 100 रुपये दे रखा है। और मैंने इसको बेचा, यानी बेचना मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बेचने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? जो मूल्य आता है वो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 70 रुपये, यानी मैंने इसको 70 रुपये में बेचा और उसके ऊपर 100 रुपये लिखा था। तो जो मैंने छूट दी, यानी कितने रुपए में मैंने इसको छूट दी? 30 रुपये में। तो वो क्या कहलाता है? बट्टा। तो ध्यान रखना है कि बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं। बट्टा का सूत्र होता है कि जो अंकित मूल्य होता है, यानी जो एमआरपी रेट होती है, अंकित मूल्य, और अगर उसमें से जो हम वस्तु बेचते हैं, यानी जितने रुपए में बेची, यानी विक्रय मूल्य अगर उसमें से घटा दे अंकित मूल्य में से, अगर आपके यहाँ पर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें बट्टा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था, उसमें से 70 रुपये में मैंने इसको बेच दी, तो कितने रुपए मेरे को बट्टा प्राप्त हो गया? 30 रुपये। यानी मैंने कितने रुपए की छूट दी उसको? 30 रुपये की छूट मैंने दी। तो इस तरह से क्या करते हैं हम? बट्टा ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि बट्टा क्या होता है, कि जो वस्तु पर अंकित मूल्य होता है और अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। अब हम करते हैं आगे प्रतिशत के बारे में। थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके भी आपके क्वेश्चन है। इस चैप्टर में प्रतिशत के भी आपके क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत, थोड़ा सा इसको आप समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, ठीक है ना, प्रतिशत प्रत्येक 100 पर। अब कैसे ज्ञात करते हैं? इसके बिल्कुल सरल से जो सरल क्वेश्चन बनता है कि 500 का 20% कितना होता है। आपको बोल दे कि 500 का 20% कितना होता है, तो देखो 500 की जगह 500 लिखना है, का की जगह गुणा करना है, 20 की जगह 20, और इसमें 100 का लगा देना है भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 5 × 20 यानी 100, यानी 500 का 20% 100 होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको बोल दे किसका 40% 500 होता है, कौन सी संख्या है उसका 40% 500 है। तो मैंने माना x का जो 40% है वो 500 होता है, तो x का की जगह गुणा 40 और बटा इस प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है, बराबर 500। 100 इधर गुणा में, इधर भाग में, तो इधर गुणा में आ जाएंगे ना, तो x × 40 बराबर 500 × 100। अब 40 इधर गुणा में, इधर नीचे भाग में आ जाएंगे, तो 500 × 100 बटा 40। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, फिर 1 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, फिर 5, 125। तो x बराबर कितना हो गया? यानी 1225,
यानी टोटल 1225 का 40% कितना होता है 500। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लो प्रतिशत। देखो एक जब प्रतिशत का क्वेश्चन आता है ना तो उसके अंदर दो क्वेश्चन साथ चलते हैं। कैसे? मान लीजिए माना एक विद्यालय है। क्या है? एक विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन साथ आते हैं, एक तो प्रतिशत का क्वेश्चन, एक संख्या का क्वेश्चन। कैसे? माना विद्यालय में टोटल 100 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 100 विद्यार्थी है, या 100 छात्र, ये छात्रा है, लड़का और लड़कियां हैं। 100 लड़के और लड़कियां हैं। उसमें से उस दिन पूरे मतलब उपस्थित रहें, ठीक है। मान लीजिए सोमवार को पूरे उपस्थित रहें, ठीक है। उपस्थित का मतलब है, अगर संख्या की बात करूं कि कुल कितने हैं, टोटल 100 है। अब 100 उपस्थित रहे तो आप बोल सकते हो कि 100% क्या है, उपस्थित है। तो प्रतिशत की बात करें तो 100%। कितने प्रतिशत? 100, यानी 100% उपस्थित है। अगर बोल दूं कि मंगलवार को सिर्फ 50 छात्र और छात्राएं ही उपस्थित थी, तो कितने प्रतिशत, यानी संख्याओं का आधा हो गया, तो प्रतिशत का भी क्या होगा, आधा होगा। तो अब ये 50% आ गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि कोई अगर आपको बोल दे कि एक विद्यालय है और उसके अंदर टोटल 700 लड़के और लड़कियां हैं, यानी 700 क्या है, विद्यार्थी हैं, ठीक है। 700 विद्यार्थी है और आपको बोले कि मंगलवार को 30% उपस्थिति है। मंगलवार को क्या है, 30% उपस्थिति है। तो मंगलवार को कितने विद्यार्थी स्कूल मतलब विद्यालय उपस्थित है? विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, यानी 700 विद्यार्थी थे टोटल। 700 विद्यार्थी में 30% ही उपस्थिति है, यानी 700 का कितने विद्यार्थी थे, 30%। तो प्रतिशत ज्ञात करना तो 700 का की जगह गुणा 30 बटा क्या लगा देना, 100 का भाग, 2 0 से 2 0, और 30 को 7 से गुणा किया तो 21, यानी 210। यानी मंगलवार को 700 में से अगर प्रतिशत की बात करें तो 30% और संख्या की बात करें तो 210 विद्यार्थी। तो आपको ध्यान रखना कि कुल प्रतिशत कितने होते हैं, कुल प्रतिशत होते हैं 100 होते हैं। कितने होते हैं, 100। तो विद्यालय में अगर 500 विद्यार्थी हैं और वो पूरे उपस्थित है, तो इसका मतलब आप प्रतिशत में क्या बताओगे कि 100% उपस्थिति। अगर 250 उपस्थित है तो आप क्या बोलोगे कि 50% उपस्थिति है, यानी 250 आधे हो गए 500 के, तो 100 के भी 50 हो गए। यानी कुल जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना 100 होता है। ये था थोड़ा प्रतिशत के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको यह भी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात करेंगे आपके सामने यहाँ पर लाभ और हानि, इसके बारे में बात करेंगे। लाभ और हानि के बारे में थोड़ी सी इसके बारे में पता कर लेते हैं, लाभ और हानि क्या होती है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो लाभ और हानि के नहीं है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के। लाभ और हानि प्रतिशत के किसके हैं, लाभ और हानि प्रतिशत के। थोड़ा सा इस जो ये चैप्टर है लाभ हानि का, बिल्कुल सरल तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरी जो होती है वो होती है विक्रय मूल्य। ये दो चीजें होती है, विक्रय मूल्य। ये दोनों होती क्या है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप, क्या होता है। देखो दे रखा है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर जब कोई वस्तु, मूल्य का मतलब रुपए, जिस रुपए में जब कोई वस्तु खरीदी जाती है, कितने रुपए में हो, चाहे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कितने भी हो, उस रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो जो दिया गया मूल्य होता है, उस वस्तु को खरीदने के बदले जो हम पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब है जिस विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर जब कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर जब कोई वस्तु बेची जाती है, तो जो मान लीजिए मैंने
कोई वस्तु 500 रुपये में बेची, तो वो जो मेरे को 500 रुपये प्राप्त हुआ ना, उस वस्तु के बदले वो मुझे कहलाते हैं विक्रय मूल्य कहलाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्रय मूल्य क्या होता है। कि क्रय मूल्य तो होता है कि जब मैं कोई वस्तु बेचता हूँ, जो खरीदता हूँ, और जैसे मान लीजिए मैंने टीवी खरीदी 4000 रुपये में, तो वो जो 4000 रुपये मैंने दिए ना, वो मेरा क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जो अपनी जेब से जा रहा है वो क्रय मूल्य, और जो अपनी जेब में आता है वो विक्रय मूल्य। वस्तु के बदले, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो वस्तु के बदले अगर दिया गया मूल्य हो, अगर जेब से जो भी पैसे देते हैं वो क्रय मूल्य, और जो भी रुपए या पैसे आते हैं वस्तु को बेचने के बजाय, वो आता है आपके विक्रय मूल्य। तो अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना है कि क्रय और विक्रय मूल्य होता क्या है। अब लाभ और हानि, जो मेन हमारा है यहाँ पर, लाभ और हानि। अब लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब हम कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदेंगे और उसे 700 रुपये में बेचेंगे। जब 500 रुपये में खरीदेंगे और 700 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ होगा। यानी जब हम, तो लाभ का सूत्र क्या हो गया आपके? लाभ का सूत्र आपको याद रखना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये किसका सूत्र हो गया? आपके लाभ का सूत्र हो गया। कि लाभ कैसे ज्ञात करना है? कि आपको विक्रय मूल्य यानी जितने रुपए में वस्तु बेची, उसमें से आप जितने रुपए में वस्तु खरीदी थी वो माइनस कर दीजिए, तो आपके क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ। अगर आपको बोले हानि ज्ञात करनी है, तो हानि क्या होगी? कि क्रय मूल्य, जितने रुपए में आपने वस्तु खरीदी उसमें से आपको विक्रय मूल्य क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो क्या हो जाएगी? आपकी हानि ज्ञात हो जाएगी। तो ये दो सूत्र आपके और बन गए। एक तो लाभ का सूत्र बन गया। लाभ का क्या सूत्र है? कि विक्रय मूल्य में से आप क्या कर दो? क्रय मूल्य माइनस कर दो। यानी 500 रुपये में बेची और 200 रुपये में खरीदी, तो मुझे 300 रुपये का लाभ हुआ। और मैंने 500 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 300 रुपये में बेच दी, तो मुझे 200 रुपये की हानि हुई। ये था। अब आपके इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछेंगे। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत का सूत्र देखो यहाँ पे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो देखो ध्यान से, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये किसका सूत्र हो गया? लाभ प्रतिशत का। अब आपको बोले हानि प्रतिशत का, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? सेम सूत्र होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। हानि आ जाएगी ऊपर, और नीचे ध्यान रखना विक्रय मूल्य नहीं आएगा, नीचे क्रय मूल्य ही आएगा। क्रय मूल्य दोनों में सेम आएगा, और इंटू 100। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत कब ज्ञात कर सकते हैं? जब उस व्यक्ति को लाभ होगा तो हम लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हानि प्रतिशत ज्ञात कर लोगे। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा लाभ प्रतिशत हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले आपको लाभ पता होना चाहिए, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो एक तो हो गया लाभ प्रतिशत का सूत्र, ये भी आपको नोट करना है। एक हो गया आपके किसका? हानि प्रतिशत का सूत्र, ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ये दो सूत्र और आपके काम के आ गए, एक तो लाभ प्रतिशत का और एक हानि प्रतिशत का। ठीक है, आपके यहाँ पे और आता है ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चे जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे ना आगे, तो आपके थोड़ा सा आएगा ऊपरी खर्चे। जैसे आपने, ठीक है, जैसे आपने कोई माल मंगवाया, ठीक है, तो उसमें से माल मंगवाया, उसकी मरम्मत का खर्च वो भी खर्च हो गया। ठीक है, उसका किराया, ठीक है, यानी परिवहन का जो किराया है वो, और श्रमिक, ठीक है, माल को रखने में जो श्रमिकों का, ठीक है। अब यहाँ पर जो मतलब आपने माल मंगाया था 3000 रुपये में, तो क्रय मूल्य तो हुआ वो, यानी जेब से आपके पैसे गए, क्रय मूल्य हुआ, लेकिन जो माल मंगाए उसके साथ खर्च भी तो हुए थे ना, मरम्मत के, किराया और श्रमिकों के, ये सारे जोड़कर भी आपको क्या करना? वो क्रय मूल्य ही होगा। ये जब आप सारे ऐड कर दोगे तो वो भी आपके क्रय मूल्य ही होगा। ये ऊपरी खर्च है, ये आपके क्वेश्चन में आएंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये आपको सारे ऐड करने हैं। अब आता है अगला जो आता है आपके यहाँ पे एक टॉपिक आता है बिक्री कर, जिसे हम वेट बोलते हैं। देखो क्या होता है? बिक्री
कर, बिक्री कर जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं, WAT, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। और एक अभी आपने सुना होगा GST, इसका पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स। GST का पूरा नाम क्या है अंग्रेजी में गुड्स का मतलब होता है गुड नहीं होता, ये गुड्स एस है, वस्तु यानी गुड्स सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका नाम होगा आपके गुड्स का मतलब क्या हो गया माल या वस्तु, माल और सेवा कर, सर्विस का मतलब सेवा होगी ना, टैक्स का मतलब ये कर। तो क्या है नाम हो गया हिंदी में GST का माल और सेवा कर, अंग्रेजी में गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब ये होता है आपके यहाँ पर एक आपने सुना होगा सेल टैक्स, ST। ठीक है, ये क्या होता है किसी वस्तु पर, इसको मैं थोड़ा सा लिख दे देता हूँ, बिक्री कर जैसे किसी वस्तु पर, किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर, जिसे हम सेल्स टैक्स बोलते हैं, या ST जो है वो सरकार द्वारा वसूला जाता है, सरकार द्वारा लिया जाता है। और ये किस तरह लिया जाता है, ये जो टैक्स होता है सेल्स टैक्स, ये दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है। ये दुकानदार नहीं देता, ये दुकानदार के द्वारा ग्राहक से ही लिया जाता है, अलग से ग्राहक से ही लिया जाता है। और किसको देते हैं, और सरकार को दिया जाता है, मतलब ग्राहक से लिया जाता है और ये दुकानदार के थ्रू सरकार को दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि किस तरह इसको निकाला जाता है। मान लीजिए आपका जो बिल है, आप दुकान पे गए और आपका जो बिल है वो बना आपके यहाँ पे, उसका जो सेल टैक्स है मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये पर कितना टैक्स है 5 रुपये सेल टैक्स है। तो आपका जो बिल बना है 750 रुपये का, 450 का, कितने का बना 450 का बिल बना, इतने रुपए का आपने माल खरीदा और 100 रुपये पे 5 रुपये सेल टैक्स है। तो 450 पे कितना हो जाएगा 450 इंटू 5/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1 और 2 यानी 22.5 रुपये, यानी 450 रुपये पर कितना टैक्स लगा आपके 22.5 रुपये। ठीक है, तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा 450 तो उसका बिल का है जो बना आपने जो वस्तु खरीदी, और उसका जो टैक्स है वो भी आपको ही देना पड़ेगा, वो दुकानदार नहीं देगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 472.50 पैसे, यानी 472.50 रुपये। ठीक है, ये आपका जो टोटल है इस तरह निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा GST के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, क्या है GST की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको याद रखना जरूरी होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को। किसको हुई थी 1 जुलाई 2017 को, और भारत सरकार द्वारा, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, कब से शुरू हुई थी 1 जुलाई 2017 से, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा तो लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो होगा इसका बेसिक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। बस 2 हमारे यहाँ पे और बच गए हैं,
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, इसके जो बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है आपके लिए। ठीक है, क्या क्या रह गया आपके यहाँ पर, एक तो साधारण ब्याज रह गया और एक चक्रवर्ती ब्याज रह गया। ठीक है, बाकी तो हमने सारा जो बेसिक है वो इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।